स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पे अपने अपने फैमिलीज के साथ सेफ होंगे बच्चों। बच्चा, जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में जो है जिस इसके पहले का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8, उसमें मैंने एक लास्ट क्वेश्चंस कराया था ग्राफ से रिलेटेड। तो वीडियो जो है अपने मैक्सिमम लिमिट को रीच कर चुका था, इस वजह से डिस्कस फाइनली हम कर नहीं पाए। तो थोड़ा सा उसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट सेगमेंट में एंटर करेंगे। ठीक है, तो बच्चा इससे पहले कि हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करें, लाइक जो भी लोग अभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और जिन्होंने लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा है, तो बेटा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि लेक्चर नंबर 8 एक बार आप लोग देख लो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चा, जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे जो है दिख रहा होगा, एक ग्राफ दिख रहा होगा। बेटा ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, माने इलेक्ट्रोस्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जिसको कि मैंने मैथमेटिकली जो है वो रिलेट करने का कोशिश किया है और मैथमेटिकली आपको समझाना चाहा है इसको। और अगर पॉसिबल हो तो इसको एकदम दिमाग में रखना, क्या है ये मैं अच्छे से इसको समझा दे रहा हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में जो है ये परमानेंटली जो है वो अरेंज हो जाए, और जब भी ऐसे जो है फॉर्म में आपको कुछ चीजें दिखे तो आप बहुत आसानी से जो है रिप्लाई कर पाओ। तो ध्यान रहे बच्चा, मैंने कहा कि बेटा एकदम ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी कोई भी पैरामीटर से y इज अ पैरामीटर, ये कुछ भी हो सकता है, लाइक ये वेलोसिटी हो सकता है, ये एक्सेलरेशन हो सकता है, ये फोर्स हो सकता है, ये फील्ड हो सकता है। तो y एक पैरामीटर है जो कुछ भी हो सकता है। अगर y एक पैरामीटर है जो कि किसी दूसरे पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, जिसको हम x बोल रहे हैं, मैंने कहा बाय द रिलेशन y इज इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2, कभी भी इस फॉर्म में आपको कुछ दिखे, लाइक इस फॉर्म में कुछ दिखे, अगेन आई एम सेइंग कि डोंट एक्सपेक्ट x एंड y एवरी टाइम। डोंट एक्सपेक्ट एक्स एंड वाई एवरी टाइम मीन्स कि ऐसा नहीं कि हर एक समय आपको एक्स और वाई ही दिखेगा। वाई के जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, वाई के जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, वाई के जगह कुछ भी हो सकता है, वैसे ही एक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है। माने ये फॉर्म देखना है कि इस फॉर्म में है कि नहीं है, लाइक रेदर देन फोकसिंग ऑन कि वाई और एक्स चाहिए, लाइक हम जस्ट उस फॉर्म को देखेंगे कि उस फॉर्म में जो है वो चीजें हैं कि नहीं है। तो मैंने कहा कि जब भी इस फॉर्म में आपको कुछ दिखे, तो बेटा मैंने कहा कि फॉर y टू बी ऑप्टिमम, फॉर y टू बी ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब होता है या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। फॉर y टू बी ऑप्टिमम, अगर हम y को ऑप्टिमाइज करना चाहें या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम की तरफ बढ़ें, तो मैंने कहा कि उसके लिए बेटा करना ये होगा कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका, लाइक मैथमेटिक्स का, मैथमेटिकल टूल्स का, जो कि जो बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं, ये सब बहुत डिटेल में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं बहुत पहले ही। बट जो लोग जो है पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन लोग के लिए फिर से मैं बोलूंगा कि बहुत जल्दी मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग काफी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने बस एक ही लेक्चर अपलोड करा है फंक्शंस के रिगार्डिंग। आगे जो है उसमें और भी वीडियो अपलोड्स होंगे, तो आप वहां जो है देख सकते हो, ये सब चीजें हम पढ़ाएंगे, तो वहां आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बेटा जब भी इस फॉर्म में दिख जाए, और तब उस केस में अगर y को ऑप्टिमाइज करना हो, मींस मैक्सिमम या मिनिमम करना हो, तो इन दैट केस y को मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए dy अपॉन dx को जीरो करना होगा। माने dy अपॉन dx अगर हम जीरो करते हैं तो डेफिनेटली वहां से जो x का वैल्यू आएगा, वो वैल्यू जो है y का ऑप्टिमम वैल्यू देगा, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम देगा। मैंने कहा कि dy अपॉन dx को मैंने जीरो करा, और डेफिनेटली dy की जगह हमारे पास वैल्यू पहले से प्रेजेंट है। जब इसको हम डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, तो डेफिनेटली यहां पे हम कोसेंट रूल लगाएंगे। कोसेंट रूल जो है वो हम यहां यूज करेंगे, और जब हम कोसेंट रूल लगाएंगे तो आफ्टर दैट मैंने कहा कि सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा, इसको आपको याद रखना है। ऐसा नहीं बिकॉज यू विल नॉट गेट इनफ टाइम कि आप एग्जाम में इतना सॉल्व करो और टाइम अपना वेस्ट करो। आप जो है इस रिजल्ट को दिमाग में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। माने 2018 वाले नीट के जेईई वाले एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन जो है इस रिजल्ट से आया था, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे भी कि कौन सा क्वेश्चन था। तो मैंने कहा कि इस रिजल्ट को जो है आप दिमाग में रखना कि इस फॉर्म में अगर कुछ दिख जाए, तो जो y है मैक्सिमम या मिनिमम तभी होगा जब x का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस a अपॉन रूट 2 के बराबर हो, प्लस माइनस a अपॉन रूट 2 के बराबर हो, जहां a, ये a वही कांस्टेंट है बेटा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a जो है ये कांस्टेंट यहां वाला है। तो मैंने कहा कि जो x का जो वैल्यू निकलेगा dy अपॉन dx को जीरो करने के बाद, वो प्लस माइनस a अपॉन रूट 2 के बराबर होगा। अब देखना, लाइक अगर मैं कहूं कि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है y और x के बीच में,
तो बेटा y और x के बीच में जो ग्राफ है, अगर एकदम प्रॉपर तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बहुत कुछ हम लोग को यूज करना होगा, बट वी डोंट हैव इनफ टाइम कि हम लोग जो है पूरा मैथ्स मेंटर करके और जा करके जो है इसके ऊपर हम लोग बात करें, उतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो मैंने कहा कि जो है हम लोग इस ग्राफ को है दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। माने अगर y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहला 2-3 पॉइंट तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर हम इस एक्सप्रेशन से भी चले तो मैंने कहा कि जब x का वैल्यू 0 पुट करते हैं हम, माने x की जगह पे अगर हम 0 पुट करते हैं, कहने का मतलब ये दिस इज x इज इक्वल टू 0, अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये पूरा जो वैल्यू होगा वो आपका 0 के बराबर होगा। माने तय है कि ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन से पास करने के बाद मैंने कहा कि जब बात करते हैं a/√2 का, तो मैंने कहा a/√2 वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होने वाला है। तो बेटा a/√2 पे ये फंक्शन मैक्सिमम हुआ, लाइक ग्राफ जो है मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करा, और उसके बाद जो है ये अपने वैल्यू को डिटोरिएट करना शुरू करेगा, और फाइनली आफ्टर आफ्टर लार्ज वैल्यू ऑफ x, जब x जो है एक लार्ज वैल्यू को अचीव कर लेगा तो फाइनली जो y का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो मैंने कहा कुछ इस तरह का ग्राफ है, y और x के बीच में, ध्यान रहे ओरिजिन से शुरू होगा, लाइक उसके बाद ये बढ़ना शुरू करेगा, a/√2 पे जाकर के y मैक्सिमम होगा और फिर घटना शुरू होगा, और फाइनली एक लॉन्ग वैल्यू या एक लार्ज वैल्यू के बाद, x के एक लार्ज वैल्यू के बाद y का जो वैल्यू होगा वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है। इस ग्राफ को और इस वैल्यू को प्लस माइनस a/√2 एकदम दिमाग में रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी आगे यूज करेंगे इसका हम। नोट करो जल्दी से। जब भी इस फॉर्म में कुछ दिख जाए y इज इक्वल टू x/x² प्लस a² पावर 3/2, जब भी इस फॉर्म में दिख जाए, सीधा ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए मैंने कहा डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 0, एंड इन दैट केस जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा प्लस माइनस a/√2। ये वही पॉइंट्स हैं, x के वही वैल्यूज हैं जहां पे जो ग्राफ है वो ऑप्टिमम होगा, माने मैक्सिमम या मिनिमम होगा। हो गया? चलिए बढ़ता हूं आगे। इस रिजल्ट को बेटा एकदम दिमाग में रखना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब देखना, बढ़ता हूं आगे। और जो मैंने क्वेश्चंस दिया था पिछले लेक्चर में, जो लास्ट जो सवाल था, आई थिंक यहीं पे आकर के हम लोग जो है रुक गए थे, वीडियो अपने मैक्सिमम लिमिट को रीच कर चुका था। तो मैंने कहा कि इसी से स्टार्ट करते हैं, लाइक जो क्वेश्चन मैंने दिया था क्लास में आपका प्रीवियस लेक्चर में। तो देखना बच्चा ध्यान से। क्वेश्चन ये था कि दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, लाइक दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस थे आपके पास, से Q था, और दोनों आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस को हमने लाइक एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस कर दिया था एट अ डिस्टेंस ऑफ 2d। ये था हमारा ओरिजिन, दैट इज 0 0। ये प्लेस करा था नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग दिस। इसका आई थिंक कोऑर्डिनेट्स मैंने दे रखा था, इस पॉइंट चार्ज का जो कोऑर्डिनेट्स था इसका ये था -a,0, और इसका कोऑर्डिनेट्स दे रखा था मैंने लाइक a,0। और मैंने कहा था कि एक तीसरा पॉइंट चार्ज को मैंने प्लेस करा था y एक्सिस के ऊपर कहीं पे, दिस y एक्सिस, और इसके ऊपर मैंने एक तीसरा चार्ज रखा था दिस, जिसको हम लोग बोले थे Q डैश, थर्ड चार्ज जिसको हम लोग Q डैश बोले थे बच्चा, Q डैश दिस। ये भी आपका सेम पोलैरिटी का था एज ऑफ लाइक टू चार्जेस Q एंड Q। तो मैंने कहा कि कुछ इस तरह का अरेंजमेंट था आपके पास, और ये जो Q डैश था वो ओरिजिन से y डिस्टेंस पे रखा गया था बेटा, ये डिस्टेंस दिया था y, इस डिस्टेंस को मैंने y बोला था, और चार्ज था हमारे पास Q डैश जिसको मैंने यहां रखा था, ओरिजिन से y डिस्टेंस पे तीसरा चार्ज रखा था Q डैश। मैंने कुछ एक सवाल इसमें पूछे थे, अगर नहीं भी है दिमाग में तो समझ लोगे कि पहला सवाल ये था कि
क्यू डैश जो अपने ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसके और डिस्टेंस y के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला था मैंने, पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछा था कि वो पॉइंट बताना है y एक्सिस के ऊपर जहां पे क्यू डैश पे फोर्स का जो वैल्यू होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, ये सेकंड सवाल था। इसमें एक थर्ड सवाल भी जो है हम ऐड करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल हम इन दो सवाल पे जो है फोकस करते हैं। पहला तो ये कि ग्राफ प्लॉट करना है अगेंस्ट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू डैश एंड द डिस्टेंस y, और दूसरा वो पॉइंट बताना है y एक्सिस के ऊपर जहां पे क्यू डैश के ऊपर जो फोर्स होगा उसका जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। तो बच्चा ध्यान से मेरी बात सुनना, देखोगे मैंने कहा कि सबसे पहला बात ये कि अगर मैं इस क्यू डैश के ऊपर बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस क्यू डैश के ऊपर दो फोर्स लगने वाला है बेटा। पहला फोर्स तो वो जो ये क्यू लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगाएगा बेटा, और ये क्यू जो है वो क्यू डैश पे फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, कुछ ऐसा दिस। मैंने कहा कि इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं F, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय Q ऑन Q डैश। रिपल्सिव सेंस में होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा दिस। दूसरा जो क्यू डैश पे फोर्स लगेगा बच्चा वो होगा इस क्यू का, और वो भी होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, क्यू डैश को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा माने कुछ ऐसा होगा दिस। ये हो गया सेकेंड फोर्स, माने ये पहला फोर्स हुआ F जो Q ने Q डैश पे लगाया है, और ये हो गया दूसरा फोर्स F जो अगेन Q ने Q डैश पे लगाया है। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि यहां पे ना मुझे Q डैश के ऊपर नेट फोर्स निकालना है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q डैश पे कितना लगेगा। बहुत ही आसान है बच्चा, ये निकालने के लिए हम करेंगे क्या, तो इट्स आवर चॉइस। हम करते ये हैं कि यहां पे हम खुद से कुछ एंगल कंसीडर कर लेते हैं, इसको मानते हैं अल्फा। डेफिनेटली अगर ये एंगल अल्फा है तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों जो ट्रायंगल यहां दिख रहे होंगे ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, बिकॉज सारा कुछ देख सकते हो आप एंगल वाइज या डिस्टेंस वाइज सब कुछ सेम है, तो ऑब्वियस है कि एंगल जो होगा वो भी सेम ही होगा, माने ये भी एंगल अल्फा ही हो जाएगा। ऑब्वियस है क्यू डैश से क्यू तक का डिस्टेंस अगर आर है तो यहाँ ये भी डिस्टेंस जो है वो आर ही होगा, बिकॉज ये डिस्टेंस सेम है, ये तो कॉमन साइड ही है, और यहाँ पे जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी जो है और ट्रायंगल्स में वो दिख रहा है हमें, तो डेफिनेटली उस कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सारे पैरामीटर्स जो होंगे बाकी के वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने कहा कि अगर ये अल्फा है बेटा तो ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा, मींस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये एंगल अल्फा होगा, और फिर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये एंगल अल्फा हो जाएगा। देखोगे ध्यान से, जैसा कि मैंने वेक्टर्स के बारे में एक बेसिक जो है बात बताया था आप लोग को, कुलम्स लॉ में बताया था, और बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं जो लोग हम लोग से कनेक्टेड हैं, उस पर हम लोग काफी काम करे थे। तो मैंने वेक्टर्स का एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी बताया था कि जब भी दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड्स के होते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, और जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का वो होता है 2a cos थीटा बाई 2, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें, वहां पे मैंने क्लियर कर रखा है। तो बेटा मैंने कहा कि ये फोर्स F है, ये फोर्स F है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल मालूम है, तो डेफिनेटली यहां से हम रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और जो रिजल्टेंट फोर्स हमारा होगा, बिकॉज दिख ही रहा होगा बच्चा Q और Q डैश के बीच का डिस्टेंस इस साइड से R, Q और Q डैश के बीच का डिस्टेंस इस साइड से ये भी R। अगर R निकालने के लिए कह दिया जाए आपको तो डेफिनेटली यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा होगा जिसमें ये वैल्यू A है, ये वैल्यू Y है, R जो है वो आपका हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, तो चाहो तो आप R निकाल भी सकते हो, जो कि √a² प्लस y² के बराबर होगा, या √y² प्लस a² के बराबर होगा। मैंने कहा कि बच्चा करते ये हैं कि यहां से चाहे तो हम लोग नेट फोर्स निकाल सकते हैं, बिकॉज दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं, तो डेफिनेटली यहां जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ पास करेगा, और जो मैग्नीट्यूड होगा हम उसका बात कर रहे हैं बच्चा, बिकॉज जो रिजल्टेंट फोर्स यहां पे होगा दिस, वो y एक्सिस के लॉन्ग होगा, दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इसको हम लोग कहेंगे नेट फोर्स दिस F नेट, जो कि y एक्सिस के अलोंग होगा, और इस नेट फोर्स का जो वैल्यू होगा बच्चों दैट इज F नेट,
ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ a cos थीटा बाई 2। तो a का मतलब किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड f और इनटू cos थीटा बाई 2। तो cos ऑफ दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा बाई 2 माने अल्फा। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ f cos अल्फा। चाहे तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f। F वो फोर्स है जिस फोर्स के साथ Q डैश को रिपेल कर रहा है, या ये Q इस Q डैश को रिपेल कर रहा है। चाहे तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये हो जाएगा K डैश Q डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा। चाहे तो बहुत आराम से यहां से हमारा cos अल्फा निकल जाएगा, और जो cos अल्फा होगा बच्चा वो हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, माने बेस के जगह y और हाइपोटेनियस r, माने ये हो जाएगा y अपॉन r। मींस यहां से अगर हम लोग चाहें तो हमारा F नेट निकलने वाला है, और जो F नेट आएगा, जो F नेट हमारा आएगा दैट इज द नेट फोर्स, वो आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ K डैश, ये K डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा Q डैश, और इनटू हो जाएगा यहां पे y अपॉन आर क्यूब, y अपॉन आर क्यूब। अगर बात करें r का, तो r का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, चाहो तो यहां वैल्यू लिख सकते हो। माने जो F नेट होगा वो आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ K Q डैश मल्टीप्लाइड बाई y के जगह पे y रहने दो और r क्यूब। तो चाहो तो r के जगह पे वैल्यू आप पुट कर सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पे पावर ये हो जाएगा 3। अगर हम बात करें रूट का, तो रूट का मतलब पावर हाफ, जो कि यहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 प्रोवाइड करेगा। माने जो नेट फोर्स आपके पास आएगा बच्चा, फाइनली जो आपके पास नेट फोर्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, ट्वाइस ऑफ K जो कि कांस्टेंट है, या K डैश जिसको हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहा है, Q डैश, और ऊपर का जो टर्म है बच्चा ये है y डिवाइडेड बाय नीचे का जो टर्म है वो है रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3। माने इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पे पावर आपका 3/2। ये आपका नेट फोर्स निकला है बच्चा। दिस इज द नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो Q डैश के ऊपर लग रहा है। ये नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो Q डैश के ऊपर लग रहा है, और जो वैल्यू है इसका ये इक्वल है ट्वाइस ऑफ K डैश Q डैश मल्टीप्लाइड बाई y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। बेटा ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि 2 ऑब्वियस सी बात एक लाइक कांस्टेंट वैल्यू है। K डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज आल्सो अ कांस्टेंट, Q दिया हुआ रहेगा, Q डैश दिया रहेगा। माने जो नेट फोर्स है ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इस एक्सप्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, जो कि y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 के बराबर है। अब जरा देख लो कि ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है देख लेना। तुरंत मैंने ही बताया है कि जब x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 के फॉर्म में रहे तो वहां पे x था, यहां पे y है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि वहां पे x था, क्योंकि पहले मैंने बता रखा है कि पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे x था, यहां y के ही फॉर्म में आ गया। माने y के जगह पे F नेट है, यहां पे y के जगह पे F नेट है, और x के जगह पे y है, दैट इज y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। और इसी के लिए हम लोग जो है इतना काम करे थे, अभी जो बताया मैंने ग्राफ वगैरह, तो बस इससे हम जो है उसको रिलेट करने वाले हैं। नोट कर लो फटाफट जल्दी से, फास्ट जल्दी करोगे बच्चों। अभी हम लोग ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, देखेंगे कहां पे नेट फोर्स जो है मैक्सिमम होगा चार्ज के ऊपर, वो भी देखेंगे हम लोग। चलिए देखिएगा बच्चों, चाहो तो आप K डैश का वैल्यू भी पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो
चलिए ध्यान देना बच्चा, इधर एकदम ध्यान दोगे। मैंने कहा कि अब चीजें आपके लिए एकदम क्लियर रहेंगी, बिकॉज जो क्वेश्चंस था वो यही था कि दो आइडेंटिकल चार्जेस Q एंड Q, जिसको हमने एक्स एक्सिस के ऊपर प्लेस करा था, और एक तीसरा चार्ज था हमारा Q डैश, जिसको मैंने y एक्सिस के ऊपर y डिस्टेंस पे प्लेस करा था, जो कि एक वेरिएबल डिस्टेंस था दिस। और ये मैंने कोऑर्डिनेट्स दे रखा था Q का, ये दोनों चार्जेस फिक्स थे, इसका कोऑर्डिनेट्स मालूम था -a,0, इसका कोऑर्डिनेट्स मालूम था लाइक a,0। इसके बाद मैंने कहा था कि जो Q डैश है बच्चा, ये आपका ओरिजिन से y डिस्टेंस पे, यहां दिस y डिस्टेंस पे अगर मैं बात करूं तो बेटा Q डैश जो था वो आपका ओरिजिन से y डिस्टेंस, जो कि एक वेरिएबल डिस्टेंस था, पे हमने लाइक प्लेस करा था कुछ ऐसा। सवाल ये था कि Q डैश के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है या लगेगा, जो कि हमने निकाल लिया है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q डैश के ऊपर ये आपका आया है F नेट इज इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर आया है, जैसा कि मैंने निकाला है अभी, वो आया है ट्वाइस ऑफ K डैश, चाहो तो K डैश का वैल्यू पुट कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय Q डैश, और ये था y डिवाइडेड बाय लाइक y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर आपका 3/2 दिस। ये आया था नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q डैश के ऊपर। बच्चा अब इसी में अगर आपसे कोई कह दे कि Q डैश के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसके और डिस्टेंस y के बीच में ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, तो मैंने कहा कि बेटा ये जो चीज आपको दिख रहा है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, माने ये बेसिक जो फॉर्मेट है इस पे हम लोग फोकस करेंगे, इस फॉर्मेट के ऊपर। तो मैंने कहा कि अगर यहां पे आपसे कहा जाए लाइक यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ अगेंस्ट द नेट फोर्स F इज द नेट फोर्स ऑन Q डैश, और y जो है वो डिस्टेंस है y एक्सिस के अलोंग, माने ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो आप कहोगे सर ये ग्राफ तो बहुत आसान है सर, क्योंकि आपने बता रखा है कि जब भी इस फॉर्मेट में कुछ भी दिख जाए तो ग्राफ दिमाग में रखना है, और कहां पे मैक्सिमम होगा फोर्स वगैरह वो भी आपको पॉइंट्स मैंने बताया है। तो पहला तो कि जो ग्राफ होगा बेटा वो आपका कुछ ऐसा दिस, ये ग्राफ तब जब चार्ज पार्टिकल ओरिजिन से ऊपर होगा। अगर यही चार्ज पार्टिकल ओरिजिन के नीचे होगा, माने नेगेटिव y एक्सिस के तरफ, तो ये जो ग्राफ है ये जस्ट आपका लाइक रिवर्ट हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा दिस। ध्यान रहे बच्चों, मैंने कहा कि डेफिनेटली इस ग्राफ से आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q डैश के ऊपर एक्ट होगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा तब जब चार्ज पार्टिकल ओरिजिन से y एक्सिस के अलोंग कितने डिस्टेंस पे हो। तो मैंने बोला एकदम दिमाग में रखना a/√2, माने a/√2 डिस्टेंस पे होना चाहिए, या तो a/√2 और या तो -a/√2। मैंने कहा अगर a/√2 डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से ऊपर, या फिर a/√2 डिस्टेंस पे ओरिजिन से नीचे, तो दोनों ही केसेस में जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q डैश पे लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कभी कभी पूछ देता है कितना होगा, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस y का वैल्यू यहां लाके पुट कर दीजिएगा, वहां से नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू भी निकल जाएगा कितना होगा। फटाफट नोट करिए जल्दी से। हो गया? चलो, ये नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो Q डैश पे लगा है वो और y के बीच में ग्राफ। माने चार्ज पार्टिकल Q डैश को y एक्सिस पे अगर या तो a/√2, माने ओरिजिन से a/√2 ऊपर y एक्सिस के लॉन्ग, या ओरिजिन से a/√2 नीचे y एक्सिस के लॉन्ग अगर प्लेस कर दिया जाए, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो Q डैश पे होगा उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। चलिए फास्ट,
अब देखना बच्चा, जब इतना कुछ हम लोग जान गए इसमें, तो लगे हाथ एक दो क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं और भी। देखना ये जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन भी है और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। ध्यान रहे ये सब क्वेश्चंस जो है नीट जैसे एग्जाम में डायरेक्ट मतलब कॉपी कर दिया जाता है डायरेक्ट, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा कि नेट फोर्स जो क्यू डैश पे लगेगा वो आपका निकाल लिया है हमने। जेईई मेन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर जो y है y मच मच लेस देन a से, अगर y का वैल्यू मच लेस देन a से हो, माने जो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे q डैश को हमने रखा है y एक्सिस के अलोंग, अगर उसका वैल्यू जो है वो मच लेस देन a से हो, तो सवाल पूछा था कि जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स q डैश पे लगेगा दैट इज F नेट, वो पहला ऑप्शन दिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y स्क्वायर के, दूसरा ऑप्शन दिया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा y के, तीसरा ऑप्शन दिया था कि f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y के, और चौथा ऑप्शन दिया था f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ y के। मैंने कहा कि ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था बच्चा, लेकिन ये तब का बात है जब पहले से अज्यूम कर रखा है कि जो y है वो मच लेस देन a के बराबर है। मैंने कहा कि अगर y मच लेस देन a है तो चार ऑप्शन के साथ कि q डैश के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर के, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y के, तीसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y के, और चौथा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y के। अब जरा सोचिए आप लोग क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें, देखेंगे, ध्यान देंगे, सुनोगे बच्चे, गौर करना। मैंने कहा कि ये है आपका ऑप्शन, ये लास्ट वाला जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर के कर दो। हाँ ये अब सही है। ये आपका चार ऑप्शन मैंने आपको दिया, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है आपको। तो बच्चा ध्यान से मेरी बात सुनना। नेट फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं बेटा, जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने निकाला है वो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया है, अभी तुरंत बताया मैंने, ट्वाइस ऑफ k डैश। k डैश का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय q मल्टीप्लाइड बाय q डैश, और ये हो जाएगा इंटू y डिवाइडेड बाई रिजल्ट था आपके पास y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और पे पावर 3/2। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि दिस इज द नेट फोर्स जो कि q डैश के ऊपर लग रहा है, और जो डायरेक्शन है, अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव y के साइड में, तो डायरेक्शन जो है वो नेट फोर्स का ऊपर की तरफ है। मैंने कहा ये हमारा आ गया नेट फोर्स का वैल्यू दिस। अब सुनना, ये चार ऑप्शन दिया है कि नेट फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली या किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, चार ऑप्शन के साथ। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। बेटा अगर y मच लेस देन a है, इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, एक उधर लाके डिवाइड डालते हैं, ये हो जाएगा y अपॉन a डिवाइड देने के बाद, और ये होगा मच लेस देन 1। y अपॉन a वाला जो टर्म होगा बच्चा वो मच लेस देन 1 होगा, माने y अपॉन a का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होगा। अब बहुत छोटा का मतलब क्या, तो बहुत छोटा का मतलब अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट टेंड्स टू आपका 0 के बराबर होगा, माने ऑलमोस्ट जो है, जो ये रेशियो है ये टेंड्स टू 0 के बराबर होगा। बिकॉज अगर y मच लेस देन a बोल रहा है, माने y अपॉन a मच लेस देन 1 होगा, माने आप कह सकते हो कि y अपॉन a का जो वैल्यू होगा वो टेंड्स टू 0 होगा, 0 के इक्वल होगा। अब जरा देखना बच्चा, मैंने कहा बस इतना बात अगर आपको पता होता तो बहुत आसानी से ये सवाल बन गया होता।
आप बहुत आराम से यहां पे लिख सकते हैं लाइक इफ इज इक्वल टू, देख सकते हो ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको जो है बहुत ज्यादा फोकस करना नहीं है। दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, इसके लिए हम लोग सी यूज कर लेते हैं बच्चा। और ऊपर में जो है रिजल्ट है यहां पे y डिवाइडेड बाय, नीचे में है y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। तो ऐसा करते हैं कि इसमें से हम a स्क्वायर, इसमें से हम a स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकालते हैं। अगर हम a स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल लें तो ऑब्वियस है वो स्क्वायर 2 के साथ कैंसिल होगा और बाहर निकलेगा a क्यूब। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मैंने इन दोनों में से a स्क्वायर को कॉमन लेकर के बाहर निकाला है। जब बाहर निकालेंगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, बाहर निकलेगा a क्यूब। a क्यूब निकलेगा बाहर, अंदर क्या बचेगा ये सुनना। a स्क्वायर चूंकि कॉमन होकर बाहर निकला है तो यहां बचेगा 1 प्लस, क्योंकि यहां तो a स्क्वायर था नहीं तो a स्क्वायर से डिवाइड देना होगा, तो यहां हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और पे पावर हो जाएगा 3/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने कहा कि y अपॉन a जो कि एक रेशियो है जो कि 1 से बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा का मतलब क्या, बहुत छोटा का मतलब मान के चलो 1/1000, 1/1000, 1 से बहुत छोटा मतलब 1/1000 मान के चलते हैं। तो मैंने कहा कि अगर y/a को 1/1000 मानते हैं जो कि 1 से बहुत छोटा है और यहां y स्क्वायर बाई a स्क्वायर है माने 1/1000 का स्क्वायर, तो जब 1/1000 का स्क्वायर करेंगे तो समझ लो कि वो इतना छोटा हो जाएगा कि वैसे तो y/a खुद ही 0 था, लेकिन y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माने ये और भी छोटा हो जाएगा और इसको ऑलमोस्ट हम लोग 0 मान सकते हैं। माने जो ओवरऑल ये जो वैल्यू होगा ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, और जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो 1 प्लस 0 पे पावर 3/2 माने ये 1 ही के इक्वल हो जाएगा, और f जो होगा वो इक्वल हो जाएगा c जो कि एक कांस्टेंट है अपॉन a क्यूब जो कि ये भी एक कांस्टेंट है, और इनटू बस यहां बच जाएगा y, माने f इज इक्वल टू c अपॉन a क्यूब इंटू y। आंसर दिख रहा होगा आप लोग को, c कांस्टेंट, a क्यूब चूंकि ये दिया हुआ है ये भी कांस्टेंट, माने f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y के हो जाएगा। तो देख सकते हो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जेई मेन 2016 का ये सवाल था, जल्दी से नोट कर लो फास्ट। ये अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखेंगे, क्योंकि y मच लेस देन a है, इट मींस y अपॉन a मच लेस देन 1 होगा। अब मच लेस देन 1 कहने का मतलब कि ऑलमोस्ट ये जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूं आगे बच्चों, नेक्स्ट। चलिए तो बहुत आराम से जो है आप इस तरह से सवाल को बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना है। चलिए तो आई होप कि चीजें आपके सामने एकदम क्लियर होंगी बच्चों। बहुत आराम से जो है ऐसे क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छे सवाल माने जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो है। वो जो मैंने ग्राफ के बारे में बताया है वो तो एकदम आप दिमाग में रखना, दैट इज वेरी क्रूशल पार्ट। बहुत बारी क्वेश्चंस उससे आए हैं, ठीक है ना। वो ग्राफ अपने दिमाग में रखोगे और जो वैल्यू जहां पे जो है जो एक्सप्रेशन था वो ऑप्टिमम वैल्यूज को अचीव करा था, लाइक +-a/√2, लाइक डोंट एक्सपेक्ट a एवरी टाइम। वहां a की जगह कुछ भी हो सकता है, d हो सकता है, c हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल आपको फॉर्मेट दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अब अभी जो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, अभी हम जो है थोड़ा सा चार्जेस के इक्विलिब्रियम्स के बारे में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछला जो क्लास था वो पूरा का पूरा ग्राफ पे बेस्ड था। आज भी मैंने ग्राफ्स के ऊपर बहुत सारा काम करा है, और अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो चार्जेस के इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन ये वो हिस्सा है जहां से बहुत बारी सवाल जो है वो लाइक एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो एडवांस का एग्जाम हो, तीनों ही एग्जाम्स के लिए ये सेगमेंट जबरदस्त इंपॉर्टेंस रखता है। तो बच्चा ध्यान से मेरी बात सुनना। चलिए
लाइक एक सवाल से शुरुआत करते हैं और पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझ भी लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि बहुत बारी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो वो कॉन्सेप्ट पहले है क्या ये समझ लेना बच्चा। मैंने कहा कि बेटा दो नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स हैं, दो नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स हैं, इंसुलेटिंग थ्रेड्स हैं। नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग चार्ज में हम पढ़ा चुके हैं। लाइक नॉन कंडक्टर्स क्या होता है, लाइक नॉन कंडक्टर्स को ही हम लोग इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। तो क्या होता है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चा। तो मैंने कहा कि दो नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स लिया है और इन दोनों नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स के हेल्प से मैंने दो आइडेंटिकल चार्जेस को लाइक सस्पेंड करा है, दिस Q एंड Q। आइडेंटिकल चार्जेस जो है लाइक ये चार्जेस जो आइडेंटिकल हैं हर एक एस्पेक्ट में, माने मास भी आइडेंटिकल है और चार्जेस भी जो है वो भी आइडेंटिकल है। अब सुनना, इसके बाद मैंने किया ये दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से O। ये है हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन दैट इज O, और इसके हेल्प से मैंने दो नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स का यूज करा और दो आइडेंटिकल चार्जेस को बांध दिया, सस्पेंड कर दिया। अब आप कहोगे सर बांधने के बाद ये ऐसा थोड़ी हो जाएगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, रीजन भी बता दूंगा। और इस एंगल को हम मानते हैं अल्फा। दिस जो थ्रेड का जो लेंथ है वो L है, ठीक है ना। दिस कुछ ऐसा मैंने कहा कि थ्रेड का जो लेंथ है जिससे कि हमने चार्जेस को लाइक बांधा है वो लेंथ L है, कुछ इस तरह से। बच्चा यहां पे जो है मैं ना एक बात बता रहा हूं, एकदम ध्यान से आप लोग सुनोगे और देखोगे अच्छे से। क्वेश्चंस जो है यहां पे मेरा यही है कि इफ चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, इसमें मेरा सवाल है कि इफ चार्जेस are in equilibrium, if charges are in equilibrium, if charges are in equilibrium and the angle alpha is so small, and the angle alpha is so small, then find the value of Q। देखो कि ध्यान से बच्चा, माने ये हमारा सवाल है कि इफ चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम एंड द एंगल अल्फा इज सो स्मॉल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। बेटा यहां पे डिस्टेंस भी दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच का, ये डिस्टेंस जो है यहां दिया हुआ है x के बराबर। जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वो x के इक्वल है, दिया हुआ है। ध्यान रखना, चार्ज नहीं दिया हुआ है, यहां पे चार्ज बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ दिया हुआ है क्या, तो थ्रेड का लेंथ दिया हुआ है, चार्ज का मास दिया हुआ है, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और जो एंगल यहां अल्फा दिख रहा है वो एंगल बहुत ही छोटा है, ये भी दिया हुआ है। तो बच्चा ध्यान रखना, देखो एंगल छोटा होने का मतलब क्या है, यहां पे ये सुनना बेटा। लाइक एंगल छोटा होने का मतलब ये है कि जो x है, हालांकि इस फिगर से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, बट जो x है अगर हम कह रहे हैं कि अल्फा इज सो स्मॉल, अल्फा इज सो स्मॉल, इसका मतलब ये हुआ कि जो x है ये मच लेस देन l के होगा। ये बात ध्यान रखना। अगर मैं कह रहा हूं कि अल्फा जो है वो सो स्मॉल है, काफी छोटा एंगल है वो,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो l के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, माने एक्चुअल ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा दिस एक्चुअल फिगर ऐसा है बच्चा। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस l है और ये एंगल है अल्फा, ये जो कि बहुत छोटा एंगल है। तो चलिए ये फिगर बनाना थोड़ा सा जो है वो टफ था, मतलब ये समझ नहीं आता वहां पे, तो इसको मैंने ज्यादा एलिबरेट करने के लिए इस तरह से फिगर बनाया, बट एक्चुअल कुछ ऐसा है बेटा, इस तरह से, ठीक है। माने जो x है मच मच लेस देन l है और जो एंगल अल्फा है वो बहुत छोटा है, माने कुछ एक्चुअल में ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा यहां पे चार्ज रखा हुआ है, जिसको लाइक एक वाइड फॉर्म में मैंने इस तरह से दिखाया है, बट समझ लेना आप जो अरेंजमेंट एक्चुअल है वो कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है, ठीक है। अब देखना बच्चों, गौर करोगे। तो बेटा मेरा सवाल है कि देख सकते हो कि इफ चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम एंड द एंगल अल्फा इज सो स्मॉल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, माने क्यू का वैल्यू बताना है कितना होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, माने जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इसके पीछे और कितनी बार सवाल इससे आ चुके हैं, नीट में कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम 5-6 बार मैंने देखा इससे रिलेटेड सवाल आ चुके हैं, जेई मेन में कम से कम 4-5 बार इससे क्वेश्चंस आ चुका है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिससे क्वेश्चंस जो है लाइक रिपीटेडली पूछे ही जाते हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या होना है यहां पे। मैंने कहा कि बच्चा चार्जेस इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों को दे रखा है। इक्विलिब्रियम माने दो तरह का इक्विलिब्रियम, या तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने बताया है कि नेट फोर्स जीरो होगा, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने बताया है कि नेट टॉर्क जीरो होगा। और जब कंप्लीट इक्विलिब्रियम का बात करते हैं तो नेट फोर्स भी जीरो होता है और नेट टॉर्क भी जीरो होता है। तो बेटा यहां ध्यान देना, मैंने कहा कि अगर चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, अगर चार्जेस इक्विलिब्रियम में है तो इस इक्विलिब्रियम को हम दो तरीके से सोच सकते हैं। या तो हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर सकते हैं, वी हैव टू ऑप्शंस। या तो हम नेट टॉर्क पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट जीरो कर सकते हैं, वैसे बना सकते हैं पहला तरीका। या तो हम क्यू के ऊपर नेट फोर्स को जीरो कर सकते हैं, लाइक दिस, इफ नेट इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास दो तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। या तो आप क्यू के ऊपर नेट फोर्स जीरो कर लो, या तो आप क्यू के ऊपर नेट टॉर्क जीरो कर लो, और या तो इसके अलावा अगर आप चाहो इसके अलावा भी कोई मेथड से बनाना तो आप लैमिस थ्योरम का भी यूज कर सकते हो। माने नेट फोर्स जीरो करके निकाल सकते हो, नेट टॉर्क जीरो करके निकाल सकते हो, या तो क्यू के ऊपर जो है, क्योंकि क्यू जो है वो इक्विलिब्रियम में होने वाला है, तो लैमिस थ्योरम भी यूज करके इसको बना सकते हो। तो मेरी बात सुनना बच्चा, मैंने कहा कि तीनों ऑप्शंस आपके लिए ओपन है, देख लेना जिससे बनाना है उससे बना सकते हो। मैंने कहा कि अगर हम नेट फोर्स जीरो करके बनाते हैं सवाल को, तो जो है देखोगे क्या होने वाला है बच्चा। फोर्स के रूप में अगर बात करें तो दोनों ही चार्जेस के ऊपर किसी एक चार्ज का मैं बीडी प्लॉट करने जा रहे हैं, दोनों ही चार्जेस के ऊपर फोर्स के रूप में कौन कौन सा फोर्स लगेगा। पहला तो इसका अपना खुद का वेट होगा जो कि इसको नीचे खींच रहा होगा, W। दूसरा फोर्स जो ये Q इस Q पे लगा रहा होगा, चूंकि सेम पोलैरिटी का है तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपल्सन होगा। ये Q इस Q को रिपेल करेगा विथ सम फोर्स से F। ध्यान रहे बेटा, ये F वो फोर्स है जिस फोर्स के साथ इस Q ने इस Q को रिपेल करा है। बेटर होगा इसको हम लोग F ही लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हो गया दूसरा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और तीसरा जो फोर्स इस क्यू पे लगेगा, बिकॉज इस रिपल्सन के वजह से ये स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो चुका है। और मैंने नॉन कंडक्टिंग इसलिए बोला था बेटा, बिकॉज अगर ये कंडक्टिंग होता तो चार्ज जो है यहां से ट्रांसफर होकर के पूरे स्ट्रिंग पे चला जाता, ठीक है ना। तो नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब कि जो चार्ज है लाइक क्यू के ऊपर या इस बॉल के ऊपर पॉइंट चार्ज के रूप में, ठीक है ना, वो चार्ज में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। माने जितना चार्ज है उतना चार्ज वो रिटेन कर रखेगा, ठीक है, चार्ज में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। मैंने कहा कि बेटा अगर हम चार्ज पे फोर्स का बात करें तो पहला तो उसका खुद का वेट लगा, दूसरा इस क्यू ने इस क्यू को रिपेल करा लाइक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग विद सम फोर्स Fe, और तीसरा जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो होगा टेंशन। क्योंकि स्ट्रिंग टाइट हो चुका है तो तीसरा फोर्स लगेगा आपका टेंशन, जो कि चार्ज से अवे होगा, T अवे, चार्ज से अवे होगा, T अवे, कुछ इस तरह से।
माने ओवरऑल इस चार्ज के ऊपर 3 फोर्स लगना है। पहला उसका वेट जो नीचे खींचेगा, दूसरा जो ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और तीसरा चूंकि स्ट्रिंग टाइट हो चुका है तो स्ट्रिंग में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे टेंशन के रूप में, वो इस चार्ज को खींचेगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ। तो टी ध्यान रखना। अब सवाल ये है कि बच्चा ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके साथ ये हुआ है, इस वाले चार्ज के लिए भी आप काम कर सकते हो, सेम चीज होगा क्योंकि दोनों चार्जेस जो वो आइडेंटिकल हैं। मैंने कहा कि बेटा अगर हम यहां बात करें तो खुद से इट्स आवर चॉइस, क्योंकि इस एंगल को हमने अल्फा बोला है तो डेफिनेटली ये भी एंगल जो है वो अल्फा हो जाएगा, और ये पैरेलल है और ये लाइन ज्वाइन कर रहा है तो ऑब्वियस है ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से। मैंने कहा कि बेटा इस टी का 2 कंपोनेंट होगा, जिधर एंगल बन रहा है उधर कंपोनेंट कॉस में, दैट इज टी कॉस अल्फा, और अगर मैं बात करूं तो ध्यान रहे जिधर एंगल बन रहा है उधर का कंपोनेंट टी कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट आपका होगा इधर जिसको हम लोग बोलेंगे टी साइन अल्फा। ध्यान रहे लाइक इस चार्ज बॉल को चूंकि इक्विलिब्रियम में रहना है, और ये इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो या तो नेट टॉर्क 0 हो। मैंने कहा कि दोनों में से किसी ऑप्शन से जाओगे आंसर आपका सेम आने वाला है। जब हम नेट फोर्स 0 करेंगे तो नेट फोर्स 0 कहने का मतलब कि जो Fe है उसको काउंटर बैलेंस करेगा टी साइन अल्फा। माने बहुत आराम से हम लिख सकते हैं कि चार्ज जो बॉल है वो इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब Fe को बैलेंस कर ले टी साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, इस वेट को काउंटर बैलेंस करने के लिए टी कॉस अल्फा अवेलेबल है जो कि वेट को काउंटर बैलेंस कर लेगा, इससे वर्टिकल इक्विलिब्रियम होगा। माने कि आप कह सकते हो कि जो W है उसको काउंटर बैलेंस करेगा टी कॉस अल्फा। तो बेटा टी कॉस अल्फा ने W को काउंटर बैलेंस कर लिया और Fe को काउंटर बैलेंस कर लिया टी साइन अल्फा ने। माने ओवरऑल Q के ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 हो गया। चाहो तो आप यहां डिवाइड दे सकते हो, लाइक सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट या फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। अगर हम डिवाइड देते हैं तो डिवाइड देने के बाद रिजल्ट क्या होगा ये सुनना। ये टी से टी होगा कैंसिल, साइन बाय कॉस होगा टैन, माने ये होगा टैन अल्फा, और टैन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा Fe अपॉन W। टैन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा Fe अपॉन W। अब मेरी बात सुनना बच्चा, मैंने कहा एंगल छोटा हो या बड़ा हो, एंगल छोटा हो या बड़ा हो, मैंने कहा ये रिजल्ट आप हमेशा यूज कर सकते हैं बशर्ते चार्जेस जो है वो इक्विलिब्रियम में। जहां भी ये दिख जाए इस तरह का फॉर्मेट कि स्ट्रिंग के हेल्प से, नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग के हेल्प से या थ्रेड्स के हेल्प से, लाइक मैंने चार्जेस को, आइडेंटिकल चार्जेस को लाइक बांध रखा है और चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, तो ध्यान रखना बच्चा कि जो थ्रेड वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा, थ्रेड्स वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा उसका टैन, दैट इज टैन अल्फा, बराबर होगा Fe अपॉन W के, बराबर होगा Fe अपॉन W के, जहां पे Fe वो फोर्स है जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है और वो भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो बेटा इस रिजल्ट को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये दिमाग में रहेगा तो बहुत सारे सवाल आपके बनेंगे। टैन अल्फा इज इक्वल टू Fe अपॉन W। अब इस रिजल्ट का हम यूज करके ये क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, फटाफट इसको नोट करोगे। टैन अल्फा इज इक्वल टू Fe अपॉन W, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हो गया, ये रिजल्ट अपने दिमाग में रखना, टैन अल्फा इज इक्वल टू Fe अपॉन W। नेक्स्ट, चलो देखो क्या, सवाल तो हमारा जो है कुछ और था, क्योंकि x निकालना है वहां पे, तो देखिएगा ध्यान से आप लोग। मैंने कहा कि उस रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि
इतना टाइम नहीं है कि इतना कुछ हम कंपोनेंट्स ब्रेक करें या नेट टॉर्क को जीरो करें। वी विल नॉट गेट इनफ टाइम इन एग्जामिनेशन कि हम लोग लाइक इतने स्टेप्स को हम लोग बचाएंगे, स्किप करेंगे, डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको एकदम दिमाग में रखना, tan अल्फा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन डब्ल्यू, जहां पे अल्फा वो एंगल है जो स्ट्रिंग बना रहा होगा वर्टिकल के साथ, वर्टिकल के साथ जो स्ट्रिंग एंगल बना रहा है, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन डब्ल्यू। एफ ई वो फोर्स है जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है, और डब्ल्यू है लाइक दोनों चार्जेस का अपना अपना वेट। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि एफ ई, चलिए अब अगर हम आते हैं बच्चों इस रिजल्ट पे, तो रिजल्ट है tan अल्फा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन डब्ल्यू। एकदम इसको दिमाग में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफ ई अपॉन डब्ल्यू, ध्यान रहे। मैंने कहा कि बच्चा निकालना क्या है ये सुनना। इफ चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम एंड द एंगल अल्फा इज सो स्मॉल, इस रिजल्ट को एंगल के स्मॉल होने या नहीं होने से कोई कंसर्न नहीं है, ध्यान रखना, ये रिजल्ट हर एक जगह एप्लीकेबल है। लेकिन स्पेशली अगर हम इस क्वेश्चन पे आए तो इसमें बोल रखा है कि एंगल अल्फा इज सो स्मॉल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, देन फाइंड द चार्ज ऑन ईच बॉल। दोनों बॉल्स के ऊपर, स्मॉल बॉल्स के ऊपर चार्ज कितने होंगे ये बताना है, ध्यान रखना बच्चा। ये मैथ्स का एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम लोग बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो tan का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली साइन के बराबर होता है। tan का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली साइन के बराबर होता है। कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर मैं बात करूं तो बच्चा हमें रिजल्ट जो है वो x के टर्म में चाहिए, अल्फा के टर्म में नहीं चाहिए। रिजल्ट हमें l के टर्म में चाहिए, अल्फा के टर्म में नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि इसको हम बहुत आराम से लिख सकते हैं, चूंकि अल्फा बहुत छोटा है इसलिए सिंस अल्फा इज सो स्मॉल तो हम tan अल्फा की जगह पे यूज कर लेंगे साइन अल्फा, और ये बराबर हो जाएगा एफ ई। एफ ई का अगर बात करें तो एफ ई की जगह पे लिख देंगे k डैश, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय q इंटू क्यू, ये हो जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय नीचे, चूंकि एफ ई अपॉन डब्ल्यू है, डब्ल्यू नीचे ही रह जाएगा, तो वेट के जगह पे हम लोग देंगे mg, माने k डैश q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू mg, जहां पे k डैश जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब कहोगे सर साइन अल्फा कैसे निकालेंगे? बहुत आसान, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा यहां पे बेटा, ये पूरा डिस्टेंस हमने x माना है, पूरा डिस्टेंस x है, तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका x अपॉन 2 हो जाएगा। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का बात करें तो बहुत आराम से हम यहां से साइन अल्फा निकाल सकते हैं। साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज x/2 अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज l, माने साइन अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं x अपॉन 2 अपॉन l, माने x अपॉन 2l, और ये बराबर हो जाएगा आपका, बोलिए, k डैश मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और इंटू आपका mg। चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो इन टर्म्स को, जब इन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्यू स्क्वायर का वैल्यू देख लेना बेटा कितना आने वाला है, क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये mg जाएगा इधर, माने mg एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ये के डैश यहां आकर के डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल इंटू के डैश। क्या आपको दिक्कत? जहां पे चाहो तो आप के डैश का वैल्यू पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि क्यू स्क्वायर है चाहो तो यहां से क्यू निकाल सकते हो, ये आके रूट बनेगा, q इज इक्वल टू अंडर रूट mg एक्स क्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ l के डैश। बेटा ध्यान रखना ये जो हमने चार्ज निकाला है ये तब निकला चार्ज जब हमने ये अज्यूम करा है कि जो एंगल है ये बहुत छोटा है। अदरवाइज ये जो रिजल्ट है tan अल्फा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन डब्ल्यू, इस रिजल्ट को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि एंगल छोटा है या एंगल बड़ा है, सारे एंगल के लिए ये रिजल्ट वैलिड है। बट अगर एंगल बहुत छोटा हो तभी हम tan के जगह पे साइन लिख सकते हैं और वहां से x का वैल्यू या q का वैल्यू निकाल सकते हैं। फटाफट नोट करिए, कम ऑन डू इट फास्ट। नेक्स्ट, बढ़ता हूं आगे।
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। माने जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा सेगमेंट है जिससे कि जेई मेन और नीट में माने कितनी बार सवाल आ चुके हैं, कितनी बार। tan अल्फा बराबर एफ ई बाई डब्ल्यू, हमेशा याद रखना, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन डब्ल्यू। लाइक ये हर एक उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे जहां पे चार्जेस जो है आइडेंटिकल चार्जेस लाइक नॉन कंडक्टिंग थ्रेड के हेल्प से किसी कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड होंगे और इक्विलिब्रियम में होंगे, तो tan अल्फा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन डब्ल्यू यूज कर लेंगे, जहां पे अल्फा वो एंगल है जो थ्रेड जो है वो वर्टिकल के साथ बना रहा है। tan अल्फा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन डब्ल्यू। इस रिजल्ट को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि अल्फा छोटा है या बड़ा है, बट अगर एंगल बहुत छोटा हो देन इन दैट केस हम लोग बहुत आराम से tan अल्फा को sin अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं। देखोगे ध्यान से। अब देखना, ये क्वेश्चन जेई मेन और नीट दोनों में आ चुका है, माने बड़ा ही फेमस सवाल है। और ऐसे क्वेश्चंस मतलब अगर आगे भी आ जाए, अगले साल भी आ जाए, इस साल भी आ जाए, तो बहुत बड़ा बात नहीं है, एकदम पूछा जा सकता है। देखो वो क्वेश्चन क्या है बेटा। दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O, लेंथ L, सॉरी, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है जो कि बहुत छोटा एंगल है, 10। बॉल आइडेंटिकल चार्जेस हैं, चार्ज Q। मैंने कहा कि शुरू के बच्चे ध्यान देना, कह रहे हैं कि दो चार्ज स्फीयर्स हैं और हुआ यह है कि कुछ इस तरह से एक स्मॉल एंगल पे ये चार्जेस जो है इक्विलिब्रियम में है। माने ये चार्जेस जो है एक स्मॉल एंगल पे इक्विलिब्रियम में। सवाल समझ ले पहले। लाइक दो आइडेंटिकल थ्रेड्स के हेल्प से दो आइडेंटिकल चार्जेस को हमने सस्पेंड करा है। जो थ्रेड्स हैं वो नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स हैं और चार्जेस जो है एक स्मॉल एंगल पे इक्विलिब्रियम में। मेंशन किया था क्वेश्चन उसमें कि स्मॉल एंगल पे इक्विलिब्रियम में। दोनों एग्जाम में आया, जेईई मेन में भी पूछा है और नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है। मैंने कहा कि चार्जेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है। सवाल क्या था ये सुनो। सवाल ये बोला कि चार्जेस तो ठीक है इक्विलिब्रियम में है, हुआ ये कि दोनों चार्ज से, दोनों बॉल से चार्ज जो है लीक करना शुरू कर दिया। लीक समझ रहे हो ना, बाहर निकलना शुरू हो गया, इजेक्ट करना शुरू हो गया। माने दोनों आइडेंटिकल चार्ज बॉल से जो कि पहले इक्विलिब्रियम में थे, चार्ज जो है वो लीक करना शुरू कर दिया एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ dq upon dt। dq upon dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान रखना, नीट में भी सवाल आ चुका है और जेईई मेन में भी सवाल आ चुका है। माने कांस्टेंट रेट dq upon dt से ये चार्ज दोनों स्फीयर में से लीक करना शुरू कर दिया। जब चार्ज लीक करना शुरू करेगा तो क्या लगता है क्या होगा सिचुएशन? कहोगे सर बहुत आसान सिचुएशन बनेगा। जैसे ही चार्ज लीक करना शुरू करेगा, चूंकि स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा था टेंशन का कंपोनेंट और एफई को बैलेंस कर रहा था अगेन टेंशन का दूसरा कंपोनेंट। जैसे ही चार्ज लीक होना शुरू होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो घटना शुरू हो जाएगा। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के चार्ज के प्रोडक्ट के। जब चार्ज घटेगा तो Fe घटेगा और जैसे ही Fe घटेगा वेट डोमिनेंट हो जाएगा और जब वेट डोमिनेंट होगा माने ये बॉल जो है वो खींचने शुरू हो जाएंगे। माने बॉल जो है वो एक दूसरे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर देगा। ध्यान रखना, जैसे ही चार्ज लीक होगा, चार्ज लीक होने के वजह से बच्चा मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटने का मतलब क्या हुआ ये सुनना कि जो वेट है वो डोमिनेंट होगा और जिसके वजह से ये जो आपका जो चार्ज स्फीयर्स हैं ये एक दूसरे के
तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, माने कुछ इस तरह से। अब सुनना मेरी बात, मैंने कहा कि बच्चा किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम बात करें, किसी भी इंस्टेंट पे, चूंकि किसी इंस्टेंट का हम बात करते हैं, ये सवाल में दे दिया था कि अगर किसी भी इंस्टेंट में बॉल्स के बीच का डिस्टेंस x है और दोनों बॉल एक दूसरे को, दोनों चार्ज्ड बॉल एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर दे विथ सम स्पीड भी, तो बताना था कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। पहला ऑप्शन दिया था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइक x, दूसरा ऑप्शन दिया था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x, तीसरा ऑप्शन v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x, और चौथा ऑप्शन था v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ध्यान देना बच्चा, ये चार ऑप्शंस थे कि अगर हम स्फीयर में से चार्ज को इजेक्ट करना शुरू कर दें, इजेक्ट करना शुरू कर दें मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटे और वेट का कंपोनेंट जो है वो डोमिनेंट हो और चार्जेस एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर दे, तो जब चार्जेस एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू करेगा तो सवाल था कि जिस स्पीड के साथ अप्रोच करेगा दैट इज v, वो पहला ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x होगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होगा। वैसे आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इरोडोव का। इरोडोव में इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये इरोडोव का, जो कि डायरेक्ट सोच लो कि जेई मेन जैसे एग्जाम में पूछा, और नीट जैसे, जेई मेन तो फिर भी ठीक है, नीट जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। मैंने कहा कि बहुत आराम से ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं, क्योंकि यहां दिया हुआ है कि एंगल जो है वो बहुत छोटा है, माने बहुत छोटे से एंगल पे इक्विलिब्रियम में था और वहां से चार्ज को हमने बाहर निकालना शुरू कर दिया विद अ कांस्टेंट रेट ऑफ dq by dt, और चार्जेस एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर दिया। जिस स्पीड से अप्रोच किया वो क्या होगा, चार ऑप्शन के साथ। कहोगे सर कैसे बनाएंगे सर? तो बच्चा इक्विलिब्रियम में रख करके अभी कुछ देर पहले मैंने चार्ज और लाइक डिस्टेंस के बीच में एक रिजल्ट अभी लिखा था। अब हो सकता है आप लोग जो है उस रिजल्ट को भूल चुके होंगे, तो मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे ये एंगल अल्फा है और सेपरेशन अगर x है, तो मैंने कहा फटाफट इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लो जल्दी से। चार ऑप्शन है आपके पास, देखोगे। मैंने कहा कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम बात करें बच्चों, तो पहला तो चूंकि जो मूवमेंट हो रहा है चार्जेस का वो बहुत ही स्लो मूवमेंट है। बहुत ही स्लो मूवमेंट का मतलब कि हर एक इंस्टेंट पे जो चार्जेस हैं उसको हम इक्विलिब्रियम में ही मान के चलेंगे बच्चा। मैंने कहा कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर बात करें तो रिजल्ट आपके पास है tan अल्फा इज इक्वल टू, बोलो, Fe अपॉन W, जो कि मैंने बता रखा अभी तुरंत। ये यूज करेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू Fe अपॉन W। अब चूंकि एंगल बहुत छोटा है, ये क्वेश्चन में ही मेंशन किए हुए हैं, तो डेफिनेटली tan अल्फा की जगह पे हम sin अल्फा लिखेंगे, और sin अल्फा की जगह लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, माने x अपॉन 2l, और ये इक्वल होगा Fe दैट इज k डैश q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर, और नीचे में तो वेट हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर इंटू w की जगह हो जाएगा mg। ध्यान देना बच्चा, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर ले x स्क्वायर को x से, तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x क्यूब इज इक्वल टू k डैश इंटू 2l डिवाइडेड बाई mg एंड मल्टीप्लाइड बाई q स्क्वायर दिस। ध्यान देना बच्चों, k डैश का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट है। लेंथ दिया हुआ है लाइक विच इज आल्सो कांस्टेंट। mg वेट वो भी कांस्टेंट है। मैंने कहा कि x क्यूब का अगर बात करें तो इक्वल है k डैश इंटू 2l अपॉन mg इंटू q स्क्वायर के। बेटा ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये कांस्टेंट है, यानी पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। अगर मैं इस टर्म के बारे में बात करूं तो ये टर्म जो है वो कांस्टेंट है, माने
अगर हम चाहें तो डेफिनेटली दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज x, और जो चार्ज है दोनों के ऊपर दैट इज q, दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। माने अगर हम इसको लाइक कांस्टेंट बोल रहे हैं तो बिना किसी दिक्कत के हम यहां पे लिख सकते हैं बच्चों कि जो x क्यूब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा q स्क्वायर के। जो x क्यूब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा q स्क्वायर के, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर। बच्चा ये हमारा x और q के बीच में रिजल्ट आ गया। पूछा क्या गया है कि जिस स्पीड के साथ चार्जेस एक दूसरे को अप्रोच करेगा उस स्पीड और चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज x, उसके बीच में क्या रिलेशन होगा। ऐसा करते हैं कि इस रिजल्ट को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर हम इस रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास dq बाई dt का टर्म है, हमारे पास स्पीड वाला टर्म है, और स्पीड के लिए ऑब्वियस है हमें x को डिफरेंशिएट करना ही होगा, इस वजह से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर हम इस रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर दे बच्चों तो ये आपका होगा डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू t, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लाइक डेरिवेटिव ऑफ q स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू t के। ध्यान देना बच्चों, गौर करना बेटा, ये बेसिक यहां पे है, और यहां पे हम लोग चेन रूल यूज करेंगे बिकॉज यहां x का अगर बात करें x क्यूब है यहां पे और यहां t है, यहां भी q स्क्वायर है और यहां t है, तो यहां पे एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाई dx अपॉन dt, और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ q स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू q मल्टीप्लाइड बाई dq अपॉन dt के, जो कि हम बहुत आराम से लिख सकते हैं लाइक डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू dx अपॉन dt, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेरिवेटिव ऑफ q स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू q इंटू dq अपॉन dt। मैंने कहा कि बहुत आराम से अगर बेटा बात करें तो यहां पे हमने चेन रूल यूज करा है, तो पहला तो dx अपॉन dx, ये हमारा पावर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन होने दिया है तो कांस्टेंट को बाहर ही रखते हैं, कोई यूज नहीं उसका, ये हो जाएगा बच्चा x स्क्वायर। ध्यान रहे कांस्टेंट यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी यहां लिया है हमने। उसके बाद ये dx बाई dt हो जाएगा भी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा dq स्क्वायर बाई dq माने 2q, या सिंपली हम लोग q लिख देते हैं बिकॉज कांस्टेंट का कोई यूज करना नहीं है, और इनटू यहां पे हो जाएगा dq अपॉन dt। क्या कोई दिक्कत? यहां से हमें भी चाहिए, भी बच्चों विदाउट एनी डाउट लिख सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर बात करें तो यहां का टर्म है q, साइड का टर्म है dq बाई dt जो कि कांस्टेंट है, और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा x स्क्वायर, बिकॉज मैंने कहा कि जो x स्क्वायर मल्टीप्लाइड में है इधर आके डिवाइड बनेगा, ऊपर में q इंटू dq बाई dt एज इट इज रह जाएगा। फटाफट नोट कर लो बच्चा इसको, लास्टली हम लोग बस एक स्टेप फॉलो करेंगे, आंसर हमारे सामने होगा। देखोगे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dq अपॉन dt। ध्यान देना बच्चा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dq बाई dt ये कांस्टेंट है तो उसको हम लोग हटा ही देते हैं, बाकी बचा एक्स स्क्वायर एंड q, लाइक x भी चेंज हो रहा है और q भी चेंज हो रहा है। रिजल्ट हमारे पास एक था बच्चा स्टार्टिंग में, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था वो शायद आपने देखा होगा, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट था कि जो आपका q स्क्वायर है वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। अगर q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है तो बहुत आराम से हम यहां से q निकाल सकते हैं जो कि x पे पावर 3/2 होगा, तो q के जगह पे लिखते हैं x पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, अगर बात करें एक्स स्क्वायर का तो ये आपका आ जाएगा x